हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लास्ट चैप्टर क्लास 12 हिंदी आरव बुक के लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा एंड मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, पढ़ने जा रहे हैं। एंड जैसे कि मैं फॉलो करती हूँ, पहले लेखक का परिचय, फिर मेन पॉइंट्स चैप्टर्स के, उसके बाद समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आज भी सेम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। ओके, सो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, संविधान लिखा है, राइट। उनका जन्म सन 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुई थी। और उनकी प्रमुख रचनाएं द कस्टम इन इंडिया, टेयर मैगजीन, Genesis and Development, Thoughts on Linguistic State, The Problem of the Rupee, The Evolution of Provinces Finance and British India। इनके बहुत सारे किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हुई थी, राइट। हिंदी में उनका संपूर्ण पाठ्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण पाठ्यम नामक से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और उनका निधन हुआ था दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों यानी जो पिछड़े जाति के होते हैं की मुक्ति एवं सामाजिक समता यानी इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया है। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में वो स्वयं खुद दलित जाति के थे और इक्वालिटी के लिए वो संघर्ष मतलब लड़ाई करते थे, राइट। तो वो स्वयं जो थे वो दलित जाति के थे। वो स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में ही जाति अपराधी, उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ता था। वो कहीं भी चाहते थे वो जाति विभाजन की जाति में छुटा देते थे ना पहले, तो इसके लिए उनको बहुत सारी अपमान सहनी पड़ती थी, इंसल्ट सहना पड़ता था। इसलिए विद्यालय में दिनों में एक बार अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे। तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। पहले के ज़माने में बहुत छुआछूत मानी जाती थी, राइट, कि मतलब छोट जाति के लोग बड़े साथ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़े के साथ खाना नहीं खा सकते, पानी भी अलग अलग होता था। जहाँ तक कि बड़ों लोगों के लिए अलग से पानी आती थी, छोटों लोगों के लिए बहुत अलग से पानी आती थी, राइट। तो ये सब होता था। तो उन्होंने जब छोटे में थे तो उनके टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक वकील बनूंगा, लॉयर बनूंगा, राइट, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर भीमराव ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया था। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने को काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उनके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगी। उनके चिंतन व रत्नात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वह बुद्ध के समतावादी दर्शन में अस्वस्थ हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत में संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, राइट। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट थे भारतीय संविधान निर्माण होते टाइम में, तो इसलिए हम उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की तरह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एंड मेरी कल्पना के आदर्श समाज है, यहाँ प्रस्तुत पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृति हिंदी रूपांतर जाति भेद का उपेक्ष के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति
पांति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। तो ये जो भाषण है वो पढ़ा ही नहीं गया था, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब चैप्टर की समरी क्या है। ओके, सो चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा को देखेंगे, राइट। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हुए तो भारतीय काल में जो भारतीय समाज जो था वो 4 वर्गों में डिवाइडेड था, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में बांटा गया था और प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किए थे। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य कर्म कांड व वेद पुराण आदि का अध्ययन करना था। क्षत्रिय को कार्य देश रक्षा के लिए मतलब डिफेंस में जाना था। वैश्य वर्ग का कार्य व्यवसाय और शूद्र वर्ग का कार्य साफ सफाई थे। मतलब जो तुम जाति के हो उसी लायक तुम्हारा काम था। पिछले मतलब बहुत साल पहले प्राचीन काल में उस समय समाज में जातिवाद पूरी तरह से हावी और मतलब बहुत छाई थी और सभी लोग अपनी जाति के हिसाब से ही समाज में निश्चित कार्य करने पड़ते थे। ब्राह्मण वर्ग के समाज में सबसे ऊंची जाति और शूद्र वर्ग के सबसे नीची जाति माना जाता था। सन 1947 में जब भारत हमारा आजाद हुआ और पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, संविधान में दलित व अन्य निर्मम वर्गों के जातियों का उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्हें पढ़ने लिखने व नौकरी आदि में आरक्षण दिया गया ताकि वो भी समाज में सिर उठाकर जी सके, अपनी पसंद के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुन सके और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व सम्मानता के साथ जी सके। आज़ादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों के विचार में भी परिवर्तन आया। आज हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति अपना मनपसंद शिक्षा कर सकता है, अपने कार्य को और पेशे को अपने मतलब लाइफ में क्या करना है उसको वो चुनने के लिए स्वतंत्र है और अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र खुद भी चुन रहा है। सरकार ने भी निम्न व पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। महात्मा गांधी ने क्षुद्र जाति को हरिजन यानी भगवान के लिए नाम देकर संबोधित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीब, दलित व निम्न वर्गों के उत्थान के लिए उनके प्रयास किए। यह पाठ उन्हीं विचारों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, राइट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में जातिवाद का समर्थन विभिन्न तर्कों के आधार पर करने वाले को कमी नहीं है। जातिवाद की उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता था कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन करना आवश्यक है, मतलब काम का बंटवारा, और जाति प्रथा मतलब जाति बांटना श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन काम का बंटवारा के साथ साथ श्रमिक विभाजन लोगों का बंटवारा भी करती है। समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता पे करनी चाहिए, राइट। उनकी रुचि और उनके कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, मतलब जात पात के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, उनकी योग्यता एबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। भारत समाज की जाति प्रथा की यह विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों को विभाजन नहीं बल्कि पहले से ही विभाजित वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। जैसे ब्राह्मण का बेटा वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा तो क्षत्रिय का बेटा रक्षा ही करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही कार्य करेगा, भले उसकी रुचि हो या ना हो। इसी तरह के व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लेती हैं, यह स्वाभाविक है और उचित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि यानी कि उसकी इच्छा, उसकी मन के हिसाब से नहीं होती। इसके व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार कार्य करना होगा, भले फिर वह अपनी रुचि का कार्य हो या ना हो। और यह सब कुछ अपने माता पिता के सामाजिक स्तर से हिसाब से बच्चे को जन्म से पहले यानी गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता है। और उनका पेशा क्या होगा, यह जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक मतलब नेगेटिव पहलू है। जबकि व्यक्ति को अब उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जिसमें उसका मन हो वो कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है तो उसे करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट। यानी व्यक्ति को अपनी रुचि व क्षमता एबिलिटी के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए,
तभी देश का कार्यकुशल व क्षमतावान व्यक्ति मिल सकेंगे। वो समाज राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। राइट। भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर जाति प्रथा को दोष बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के पेशे यानी कर्म क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती है, साथ ही साथ यह मनुष्य को जीवन भर उसी पेशे में ही बांध कर मजबूर कर देती है। भले ही व्यक्ति की उस कार्य को करने में रुचि हो या ना हो, फिर भी उस पैसे को कमाई से उसका अपने परिवार का भरण पोषण या ना हो, यहाँ तक कि उसने भूखे मरने की नौबत भी आ जाए तो भी वो अपना पेशा नहीं बदल सकता। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान को अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है। राइट। अगर आपके पैसा एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे तो आप अपना काम चेंज कर सकते हैं। राइट। ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना कार्य क्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसे भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है और उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस कार्य को करने में कितना ही निपुण और पारंगत क्यों ना हो। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इससे मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं व व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व भी नहीं होता है। हर जाति या वर्ग के लोग उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती है, मतलब उसके पापा का बिजनेस है तो अगर उसका बेटे का बिजनेस नहीं हो फिर भी उसे वही कार्य करना पड़ता है, बिजनेस में रुचि हो या ना हो। राइट। क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले से ही निश्चित है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को पूरी लगन और मेहनत से के बजाय सिर्फ टाल मटोल के ही करता है। मतलब अगर कोई मन ना हो, आपको कुछ काम करने का मन ना हो और अगर आपको वो काम करने को बोल दिया जाए तो आप पूरे मन से नहीं करोगे। राइट। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को अधूरे मन से करेगा तो उस कार्य में कुशल और निपुण कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः इस बात से यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के आर्थिक पहलू के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि हर मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। बेमन के किए गए कार्य में व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म होता है। तो मैं जो मेरी कल्पना का आदर्श समाज है उसके लिए सेकंड वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, मेरी कल्पना का आदर्श समाज ओके। तो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो।